अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। जनवरी 1977 में वफाकी वजीर बराए पैदावार रफ़ी रज़ा रात के खाने पर वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले। खाने के बाद उन्होंने वजीर आज़म को बताया कि उन्हें रास्ते से हटाने का मुकम्मल बंदोबस्त हो चुका है और अपने अंजाम से बचने के लिए उनके पास दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट को भूल जाएं और दूसरा ये कि इंतखाबात मौकूफ़ कर दें। भुट्टो ने इन दोनों रास्तों को मुस्तरद कर दिया तो रफ़ी रज़ा कुडंट हेल्प हिमसेल्फ, बोले सर हम अगर इलेक्शन जीत भी जाएं तो हमें हमारे फतह के सम्राट से लुत्फ अंदोज होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आप बात ना मानकर खुद और अपने ख़ानदान को दाव पर लगा रहे हैं। रफ़ी रज़ा ने जाते हुए एक बार फिर भुट्टो से पूछा, सर आप ये क्यों कर रहे हैं? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में आंसू कम बहें और कम तलखी के साथ बहें। नाज़रीन, जनवरी 1977 में जिस साजिश की इत्तला भुट्टो को रफ़ी रज़ा ने दी थी उसका अंजाम 2 साल और 4 महीने बाद रावलपिंडी सेंट्रल जेल में हुआ। वक्त गुजर चुका था और भुट्टो की मौत में 5 घंटे रह गए थे। उन्होंने जेल के एक सेल में 7:05 पर शेव बनाते हुए डेप्यूटी जेलर से कहा, डेप्यूटी जेलर आप लोगों को ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा? अगर आप तो चाहते ही नहीं, आपको ज़रूरत ही कहाँ है? ज़रूरत तो गरीबों को है। मैं मोची दरवाजे में मोचियों के सामने तकरीरें किया करता था क्योंकि मैं खुद मोची हूँ। तुम लोग गरीबों का लीडर छीन रहे हो। मैं इनकलाबी आदमी हूँ, गरीबों का हामी। यार मुझे मारना ही था तो 2 साल खराब क्यों किया? मेरी इज्जत क्यों नहीं की कि जो सारी दुनिया में है? आज इस्लामी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को जिसे सारी दुनिया के मुसलमानों ने मुंतखब किया है, शेव करने की भी इजाजत नहीं। साथ खड़े हो आकर ताकि ब्लेड से कहीं खुद को जर्ब ना लगा लूं। दूसरे मुजरिमों से झूठ बकवास कराकर मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दोगे? उन्हें छोड़ना चाहते हो? ये सब कुछ कह के भुट्टो कुछ देर अपनी वसीयत लिखते रहे और नाजरीन इसके बाद थोड़ी देर सोए रहे। उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फांसी घाट तक लाया गया। तख्तादार पर खड़ा करके हाथ पीछे बांधकर हथकड़ी लगाकर चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ा दिया गया और फंदा गले में डालकर जल्लाद ने मजिस्ट्रेट की तरफ इजाजत तलब नजरों से देखा। उसने घड़ी देखी और जल्लाद को सर हिलाकर इजाजत दे दी और यूं 2:04 पर जल्लाद ने लीवर खींचा और भुट्टो का जिस्म फांसी के कुएं में लटक गया। साजिश मुकम्मल हो गई। बस इतनी सी कसर रह गई कि भुट्टो हर उस घर को अपना मस्कन बनाने में कामयाब हो गया कि जिसकी छत हर बारिश में टपकती है। भुट्टो उन हजारों बेजमीन किसानों के कच्चे घरों में बस गया कि जो उसके दिए हुए 5-5 मरलों पर बने थे। भुट्टो अपने ही बनाए हुए दस्तूर के लफ्ज में छुप गया कि जिसकी हिफाजत की दुहाई उसके कातिलों के हम नवाह भी देते हैं। भुट्टो हिस्ट्री यानी कि तारीख बन गया और फांसी के बाद भी जिंदा रहा। कातलों को बादशाही मिल गई मगर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए और भुट्टो की कब्र की मिट्टी ऐसी पारस बन गई कि आसिफ अली जरदारी भी सोना बन गए। दो तरीके हैं जो आप इख्तियार कर सकते हैं, एक दस्तूरी और कानूनी और दूसरा गैर दस्तूरी और गैर कानूनी। गैर कानूनी और गैर दस्तूरी रास्ता सियासत और सियासतदानों के लिए नहीं है, सियासी लोगों के लिए और जो लोग सियासत में हैं, जो लोग जमहूरियत चाहते हैं और जो लोग जमहूरियत के अलमबरदार खुद को कहलाते हैं, उनके लिए गैर दस्तूरी और गैर कानूनी राह नहीं है। भुट्टो शहीद के इस फलसफा दस्तूर के रखवालों पर 60 मिलियन 460 अरब और 5 अरब रुपए के करप्शन इल्जामात हैं, मगर ये रिश्वत और करप्शन की लानत का खात्मा भी चाहते हैं। भुट्टो के ख्वाबों को ताबीर देने के ख्वाहा वो जियाले कि जिन पर सिखों की फहरिस्तों से लेकर एबटाबाद ऑपरेशन और मेमो गेट के इल्जामात हैं, आज बड़ी बेबाकी से भुट्टो की आजाद खारजा पॉलिसी को कशीद कर रहे थे। अवामी हकूक पर गला फाड़ने वाले जियाले शायद ये भूल गए कि भुट्टो शहीद जिस सच्चाई के साथ अवाम से मुखातिब होते तो अवाम का यकीन जान निछावर करने से कम ना होता। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। पूछने को तो दिल करता है कि आपकी खिदमात में कौम को NICL, हज स्कैंडल, रेंटल पावर, किकबैक समेत ऑन एंड ऑन एटसेट्रा, इसके अलावा मिला ही क्या? घर में जिंदगी को कहत के आब ले तो शहर को आबे हयात के लाले। भुट्टो शहीद की कब्र से फैज निचोड़ने की बजाय
भुट्टो के नजरिए पर अमल तो दिखाइए। हैरत तो यह है कि वो भुट्टो कि जिसने अपनी वकालत की शुरुआत ही सिंध के हारी हैदर बख्श जितोई के मुकदमे से की, 38 बरसों में इस भुट्टो के अदालती कत्ल का मुकदमा लड़ने को कोई तैयार नहीं। 5 साल इक्तदार में रहने के बावजूद भुट्टो को इंसाफ मिल सका, ना ही उनकी साहबजादी के कातलों का सुराग। मगर फिर भी भुट्टो जिंदा है। नेवरदलेस आई डू थिंक भुट्टो जिंदा है। शायद आज भी उस हारी, उस किसान, उस मजदूर के दिल में कि जिसके हकूक की जंग लड़ते लड़ते फांसी का फंदा झूल गया, मगर एनआरओ में बिका, ना ही 4 साल तक मुफाहमत की आड़ में झुका। मैं एक असूली इंसान हूं, मैं असूलों पर पाबंद हूं, मैं इनकलाब पर पाबंद हूं। मैं असूलों की इस बात पर, बुनियादी बात पर मसलन नहीं करने को तैयार किसी सूरत। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ आज डॉक्टर मुबश्शिर हसन मौजूद हैं, जिनके घर पर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। हमारा साथ आफ्ताब गुल साहब दे रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड में मिले जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, एंड अपेरेंटली देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर द जेंटलमैन। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ नाहीद साहिबा मौजूद हैं, नाहीद सफदर साहिबा पीपल्स पार्टी में बीबी शहीद की अहम साथी रहीं, शाना बशाना चलती रहीं। आज डिसइल्यूजन्ड हैं, पार्टी से अलग हो चुकी हैं, मगर स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू टू ऐड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब आपसे आगाज़ करूँगी। बताइएगा कि वो जमात कि जिसकी बुनियाद आपके घर डाली गई, एक विजन था, एक इनकलाबी सोच थी, वो जमात आज जहाँ खड़ी है आपके नज़दीक, गो के आपने देखा है कि हाई पॉइंट्स भी देखे हैं, जवाल भी देखा है, मगर जिधर आज पीपल्स पार्टी खड़ी है, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जरदारी साहब को, लीडरशिप को स्पेसिफिकली, या उस इदारे को कि जो डे 1 से इस जमात के खिलाफ था? नहीं, असल में तो पार्टी पॉलिसी तब्दील करने की जिम्मेदारी बेनज़ीर की है। 3 बातें बताता हूँ आपको। जी सर। पीपल्स पार्टी साम्राज्य इख्तियारी ताकतों के ख़िलाफ़ थी, और वो ताकतें भुट्टो हुकूमत के और भुट्टो पार्टी के ख़िलाफ़ थी। बेनज़ीर ने आते ही उनसे दोस्ती कर ली और उनके यहाँ जाके सेनेट में, बल्कि जॉइंट हाउसेस में तकरीर की। उसमें इतनी खुशामद की कि नस्लन हमें वही बना दिया कि हमारी शुरू की नस्ल एक ही है। तो फिर दूसरी बड़ी तब्दीली वो ये कि भुट्टो साहब तो आए थे सोशलिस्ट मईशत कायम करने के लिए। बार बार उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनकी तकरीरों में और उनके इलेक्शन मंशूरों में लिखा होता था कि पाकिस्तान में सोशलिस्ट माशरा कायम किया जाएगा। हमने आते ही जो बड़ी सनतें थीं, जो बुनियादी सनतें थीं, बुनियादी से मुराद जिनकी बुनियाद पर और दूसरे सनतें चलती थीं, मसलन लोहे की सनत, लोहा बना तो और फिर बहुत कुछ बनेगा। मसलन ये तेल जो कंबस्शन के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी सनत। तो इस तरह ये जो हमारी पॉलिसी थी, गरीबों में दौलत ले जाएंगे। और मैं आपको साफ बता दूं, जितनी दौलत हम ले गए उसके बाद कभी नहीं गई। जब हम हुकूमत में आए तो गंदम की कीमत 17 रुपये मन
और मूंजी की कीमत 13 रुपये मन थी। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो गंदम की कीमत 37 रुपये मन और मूंजी की कोई 23 रुपये मन। तो मतलब यह है कि सिर्फ हुकूमती एक्शन के ज़रिए, हुकूमती क़ानून के ज़रिए उसी पैदावार की यानी गंदम और झोने की कहीं ज़्यादा कीमत गरीबों में गई और इसका एक गैर कुदरती असर ये हुआ कि गरीब लोग तो बहुत गरीब हैं, उनको जितनी ज़्यादा कीमत गई उतनी मंडी वालों की आमदनी बढ़ गई। और डॉक्टर साहब तीसरी चीज़, पहले आपने कहा बीबी ने खुशामद की, दूसरा आपने कहा सोशलिस्ट मुआशरा जो तस्वुर किया था भुट्टो साहब ने, उनके वालिद ने, उनकी प्रायोरिटी नहीं रहा। तीसरी क्या है? और तीसरी ये कि फ़ौज से ताउन, फ़ौज की इजाज़त से हुक्मरान बनना, फ़ौज से वादा करके हुक्मरान बनना। जब बेनज़ीर ने पहला हलफ उठाया तो वो 3-4 वादे जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से करके गई। न्यूक्लियर पॉलिसी में सिविल हुकूमत का कोई दखल नहीं होगा जी। फ़ौज की इंतज़ामिया के तब्दीली में सिविल का कोई दखल नहीं होगा। नहीं सॉरी, दोनों में सिविल का दखल नहीं होगा, कोई दखल नहीं होगा। अच्छा। और डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें, ये इंटरेस्टिंग दिलचस्प नुक्ता है। हामिद मीर साहब आपकी तरफ आऊँगी, यानी कि अरूज और जवाल के दरमियान जो ये सफ़र बहुत से तज्ज़ियाकार और नाक़दीन आज जवाल जो है जरदारी साहब के खाते में डालते हैं और द लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ बिलावल, डॉक्टर साहब के नज़दीक ये जवाल बीबी से ही शुरू हो गया था। पहले तो इसका जवाब दीजिए और फिर मुझे बताइए कि वेदर यू अग्री और डिसएग्री, एंड सेकेंडली सर कि वो पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद उस इनकलाबी ने रखी कि जो एक सर्टन निज़ाम के ख़िलाफ़ था, वडेरों के, जागीरदारों के, तलवार बन के खड़ा हो जाता था इसके ख़िलाफ़, क्या वो पीपल्स पार्टी उसके पास बेचने को और उसकी स्ट्रैटेजी के हवाले से आज सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता है कि पनामा का फैसला आएगा तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे? ये हालात हैं, ये तरबियत है, क्या है? का भी इंटरव्यू शामिल है, तमाम एविडेंस शामिल है और उसके मुताबिक भुट्टो साहब को फांसी से पहले ही तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था, इसलिए कि उनकी जो गर्दन थी वो फांसी के बाद टूटी हुई नहीं थी। ये बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने खुद मुझे बात बताई इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब की गर्दन बिल्कुल ठीक थी, गर्दन पे फांसी के फंदे का निशान भी नहीं था। और फिर सारी एविडेंस ख़त्म करने के लिए भुट्टो साहब की जो कब्र है उसमें पहले चूना डाला गया, चूना डालने के बाद उनको उसमें उतारा गया और उसको दफन कर दिया गया ताकि जो उनकी लाश है, डेड बॉडी है, वो फौरी तौर पे वो ख़त्म हो जाए और उनका पोस्टमार्टम ना हो सके। तो एक तो मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि जो भुट्टो साहब की फैमिली है, ख़ास तौर पे बेगम नुसरत भुट्टो और जिन लोगों ने उनको वहाँ पे दफन किया, उनका ये कहना है कि भुट्टो साहब को फांसी से पहले ही कत्ल कर दिया गया था। और इस हवाले से मैं एक और वाक़े का भी ऐनी शाहिद हूँ कि जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब जो हैं, उन्होंने कई सालों के बाद इस्लामाबाद में अनवर बेग साहब के घर पे बेगम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से माजरत भी की थी क्योंकि उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने तशद्दुद किया। तो उन्होंने वजाहत की कि मैंने तशद्दुद नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने जिन तारीख़ी हक़ाइक़ का जिक्र किया उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि भुट्टो साहब जो हैं वो एक बड़ी बहादरी के साथ मौत को गले लगाकर उन्होंने अपने आप को ज़िंदा जवेद कर दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत सी गलतियाँ की और जो गलती बेनज़ीर भुट्टो ने की कि उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ कंप्रोमाइज़ किए, वही गलती ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी ज़िंदगी में भी कर ली जब उन्होंने जो 1970 के इलेक्शन के बाद शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का मैंडेट था उसको तस्लीम नहीं किया क्योंकि जनरल याहिया खान शेख मुजीबुर रहमान को पावर हैंड ओवर नहीं करना चाहते थे। और फिर भुट्टो साहब जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत से कंप्रोमाइज़ करके पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने
गो उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, एक 1973 का आइन दिया, लेकिन जो हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट थी उसको पब्लिश ना करके और फिर फौज के कुछ जनरलों के दबाव पर उन्होंने जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया तो उन्होंने भी वो तमाम गलतियां की, कॉम्प्रोमाइज़ किए, जो बाद में हम कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी किए। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे जागीरदार भी आ गए, वडेरे भी आ गए, जो 1970 में पीपल्स पार्टी में नहीं थे, वो 1970 के से पहले पीपल्स पार्टी में आ गए। तो वो तमाम गलतियां जो हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहते हैं कि उन्होंने की, वही गलतियां जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी ज़िंदगी में भी की और अपनी बहुत सी गलतियों का एतराफ़ उन्होंने इफ़ आई एम असैसिनेटेड में जो किताब उन्होंने जेल में लिखी थी उसमें उन्होंने कर दिया। तो इसलिए हमें जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसको अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से हम जिक्र करते हैं तो भुट्टो साहब के हवाले से भी करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़े लीडर थे, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन जो गलतियां बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने की वही गलतियां भुट्टो साहब ने खुद भी की। और फिर जो उन्होंने माई डियरेस्ट डॉटर के नाम से खत लिखा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, उसमें उनको एडवाइस किया कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो काम नहीं किया। अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी इस दुनिया में नहीं, अब आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आज की पीपल्स पार्टी है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बहुत से जागीरदार और वडेरे पार्टी में शामिल किए, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ज़रूरी इस्लाहात के ज़रिए अपनी ज़मीन भी तकसीम की, उन वडेरों और जागीरदारों की ज़मीन भी तकसीम की, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ये सब नहीं कर सकी। और अब जो आसिफ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है तो उसमें तो कुछ ऐसा हमें चांस ही नज़र नहीं आता कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का असल मंशूर है, ये आज की पीपल्स पार्टी उस मंशूर की तरफ वापस रजू करेगी या नहीं। आफ्ताब गुल साहब, आपको भी खुशामदीद कहूंगी। मुझे बताइएगा कि आई टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैड गूज बम्प्स रीडिंग योर आर्टिकल टुडे, इट वाज वेरी वेल रिटन सर। मगर जिन हिस्ट्री की करेक्शन या दुरुस्तगी के हवाले से हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, इट सीम्स टू मी दैट आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में भुट्टो को याद करते हैं। आपने उनका कंपैरिजन किया JFK से, मार्टिन लूथर किंग से, बॉबी कैनेडी से, चे गुवेरा से, रेवोल्यूशनरीज से। मैंने बिल्कुल नहीं, देखें, मैंने बिल्कुल कंपेयर उनका नहीं किया। और जो ये मीर साहब बातें कर रहे थे, इसके लिए कोई और जलसा रख लें। इन्होंने एक लंबी लिस्ट बना के दी है जो इन्होंने अपने इनके मफरूज़े quote unquote, sir, you said the company of these giants, Bhutto carved out a name. Of course he did. I mean, I'm not the only one who says this. I have it from the mouth of no less a person than Helmut Schmidt, who said to me and corrected me, and he said that, look, young man, you are mistaken. Bhutto was not like Metternich. He was Talleyrand. लेकिन ये जो इन्होंने बातें की, उन्होंने गलतियाँ की या नहीं की, ये पोस्टमार्टम तो भुट्टो साहब काम करने नहीं आए। आज उनकी बरसी का दिन है, देखिए। और फिर उनको बेनज़ीर साहबा को भुट्टो साहब के साथ मिलाना, ये भी बहुत बड़ी जाती है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी जाती है। बेनज़ीर वॉज एन एक्सीडेंटल लीडर। I mean, nobody should compare her to Indira Gandhi. Mind you, Indira Gandhi, 1960 में, 4 years before her father died, she was the Secretary General of the Indian National Congress. बेगम बेनज़ीर साहिबा का भुट्टो साहब के मरने से पहले तमाम का तमाम सियासी तजुर्बा 1.5 दिन का है शिमला का। इस वास्ते ये खाम में ऐसी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसमें मिलिट्री भी शामिल थी, जिसमें मौलवी भी शामिल थे, मुसलमान ये लोग सारे शामिल थे, इन्होंने भुट्टो को कत्ल किया था। बात यह है, ये इस तरह की बातें करने के वो जलसे में चले गए और यूं आ गए और ये करने, आई मीन दिस आर अपॉलॉजीज, यू सी। आई मीन द मैन वाज मर्डर्ड, आई टेल। ये खाम है। अब ये देखे ना, इसके ऊपर लपेट के ये बातें करनी कि दरअसल उन्होंने उनको उठा कर ले गए या नहीं। और भाई ले गए या नहीं ले गए, चे गुवेरा को एक लेफ्टिनेंट ने गोली मार दी, 3 मार को तो मार दिया, ये मारने वाले की कोई बात नहीं। लेकिन ये देखें, मर्सी पिटिशन भुट्टो साहब ने नहीं लिखी, ही डिड नॉट साइन इट। बेगम साहबा ने वो लिखी, जो लास्ट वाली मर्सी पिटिशन है। जब उन्होंने कहा बेनज़ीर साहबा वहाँ थी, उन्होंने भुट्टो साहब ने इनको कहा आई थिंक नुसरत दिस इज़ इट। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहती थी कि तुम ये फाइल करो। उन्होंने कहा मैंने नहीं करनी। वो बेगम साहबा ने ज़रूर की और पता नहीं उसका क्या हुआ। ज़ियाउल हक साहब जो है वो
उन्होंने फैसला कर लिया था, फौज ने भी कर लिया था, पाकिस्तान के जो इस्लाम परस्त थे उन्होंने कर लिया था। और ये कहना कि उन्होंने मुजीबुर रहमान को, मैं अभी ये इसलिए मैं तैयार होकर आया था कि मुजीबुर रहमान को उन्होंने पावर नहीं ट्रांसफर होने दी। देखिए, जिस LFO के तहत पावर ट्रांसफर होने का कहा गया था उसमें शिक में लिखा है कि अगर ये 120 दिन के अंदर आईन नहीं बनाती तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। भुट्टो साहब पार्लियामेंट में इस वास्ते नहीं जा रहे थे कि भाई अगर मैं वहां जाता हूं मेरे पास तो 70-72 सीटें हैं और ना ये बना सकते हैं ना मैं बना सकता हूं, डेडलॉक हो जाएगा, बाहर बात कर लेते। और फिर तरह तरह की इन लोगों ने जो अखबार नवीस हैं, इधर हम उधर तुम को, किसी को पता नहीं है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, इधर हम उधर तुम की, इधर हम उधर तुम की हिस्ट्री है कि उस जमाने में विली ब्रांट ने ऑस्ट पॉलिटिक की पॉलिसी जर्मन रियूनिफिकेशन के लिए की थी। भुट्टो साहब वाज टेरिबली फैसिनेटेड विद विली ब्रांट एंड एज ही वाज विद हेलमट श्मिट एज वेल। ये उन्होंने बात उस कॉन्टेक्स्ट में की। एक उर्दू का अखबार यहाँ पे था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसने जनाब चला दी इधर हम उधर। ओके, मगर एक बात बताएं सर, रिकॉर्ड की दुरुस्ती है अपनी जगह, हर एक का हक है करने को। सर आप मुझे ये बताइए, डॉक्टर कैसेंजर और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो तब की थी, उनका एक बात पे जरूर इत्तेफाक हुआ, एज यू राइट, के भुट्टो वाज वेरी शार्प। नो, आई टेल यू, आई एम टेलिंग यू, ओरियाना फलाची का इंटरव्यू पढ़ ले। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि हेरिडिटरी या डायनास्टिक आपकी जो सक्सेशन है वो इस खित्ते का एक स्टैंप है। गो के हम देख रहे हैं कांग्रेस अंडर राहुल गांधी इज सफरिंग राइट नाउ, वो स्टैंप नहीं बन रहा। वही सवाल इधर उठता है कि विल बिलावल हैव द टच और नॉट। मगर पहली किसी बात से अगर आप ऐड करना चाहें तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी, बिकॉज फिर उस सवाल का आगाज आपके नजदीक किधर हुआ ये भी बताइए। देखिए मेहर बीबी, मैंने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, हामिद साहब की बात सुनी, आफ्ताब भाई की भी बात सुनी। देखिए मैं इनके व्यूज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन भुट्टो साहब को जो डॉक्टर मुबशर हसन के घर में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 67 में भुट्टो साहब ने बनाई, डॉक्टर मुबशर साहब ने भुट्टो साहब के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। देखिए भुट्टो साहब जो आज 38 इयर्स गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर एक आइकॉन है। भुट्टो साहब की जो एक फलसफा था ना, जो एक नज़रिया था, जो एक सोच भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के उन गरीब अवाम को दी है, जो पाकिस्तान के हैव नॉट्स हैं, जो पाकिस्तान के एक महलों से सियासत को निकाल के, जो पाकिस्तान के यानी उन वडेरों जागीरदारों के घरों से सियासत को निकाल के पाकिस्तान की गली कूचों में लेके आए, थड़ों पे लेके आए, आप पाकिस्तान के झुग्गियों में रहने वालों पे लेके आए। मैं समझती हूँ कि सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन भुट्टो साहब को जो इंसानी शऊर दिया है लोगों को, जो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट इस मुल्क के अवाम को दी है, मैं समझती हूँ कि वो किसी चीज़ के साथ उसका कंपैरिजन नहीं है जो भुट्टो साहब का क्रेडिट है इस मुल्क के लिए। बहुत सारी बातें होती है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है। मैं बीबी के दौर तक की बात करूंगी, मैं आपके दौर की बात नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट ने कभी दिल से कबूल नहीं किया। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, उनको फांसी लगा दी गई। बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, बीबी ने, डॉक्टर साहब ने बात की कि बीबी ने भी वहाँ जाके सेनेट और उसमें स्पीच की और बहुत वो किया। देखिए बीबी, भुट्टो साहब 2/3 मेजॉरिटी के, भुट्टो साहब जिस वक्त हुकूमत में आए थे ना, भुट्टो साहब को एक मेजॉरिटी मिली। बीबी तो बिल्कुल उन हालात में सियासत, वो पॉलिटिक्स उसमें पार्लियामेंट में आई थी जब उनके पास मेजॉरिटी भी नहीं थी। उसके बावजूद उनके ऊपर जब इतना प्रेशर आया न्यूक्लियर उसको यानी कैप करने का, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। ये रिकॉर्ड की बात है, ये कोई मैं नहीं कही, ये रिकॉर्ड की बात है। और मेरा ख्याल है कि उसी की सज़ा में आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में कभी पीपल्स पार्टी तो आपने जो मैंने पहला सवाल डॉक्टर साहब से पूछा था, आपका जवाब ये है कि जरदारी साहब नहीं, वो उस इदारे ने कभी कबूल नहीं किया जमात को, और आज जवाल का जिम्मेदार भी वही है। देखिए मैं जरदारी साहब की बात नहीं करी, मैं तो बीबी की और भुट्टो साहब की बात कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी को कभी एस्टेब्लिशमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया। और स्पेशली बीबी के साथ जो कुछ हुआ कि एक दफ़ा उनकी हुकूमत 19 महीने रही, दूसरी दफ़ा 27 मंथ्स के बाद उनकी हुकूमत को हटाया गया, ऐसे वेग चार्जेस पे डिफरेंट किस्म की बातें करके। तो जो आज जिस तरीके से पुश किया गया बीबी को दीवार के साथ, मैंने वक्फा लेना नहीं साहब, आपका तो बहुत इंटरेक्शन होगा बिलावल से, कम उम्री में भी जब आप बीबी के साथ हमरा होती थी, उनके अंदर क्या वो इनसाइट, पैशन, इंथुजियाज्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर है जो बीबी के अंदर था? निस्बतन कम हो मगर था। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू द ग्रैंडफादर, नाना से नहीं। मैं समझती हूँ कि बिलावल, जब बीबी की शहादत हुई है तो बिलावल की एज 18 साल थी और 10 साल तो बीबी ने उनकी ग्रूमिंग की जब वो दुबई में रही हैं।
जितना मैंने बिलावल को देखा उस वक्त तक तो पॉलिटिक्स के कहीं नज़दीक, वो बिल्कुल नज़दीक नहीं थे, ना कभी किसी मीटिंग में आते थे, ना कभी ज़्यादा अच्छा, हमारी खाने पे मुलाकात हो जाती थी। धीमे थे, ज़रा धीमे तबीयत के थे, आपको लगता है? क्योंकि मैं एक वक्फा ले लूँ, भुट्टो साहब उन्होंने अपनी साहबजादी को ये ख़त में भी लिखा कि तब तक दिफा नहीं कर सकोगी इस सरजमीन का जब तक इसकी द स्मेल ऑफ द सॉइल से तुम वाकिफ ना हो, जब तक इसके कल्चर, इसके हेरिटेज, इसका बैकग्राउंड, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ना हो, तब तक वो पेट्रियाटिज्म, वो जज्बा, वो जुनूनियत नहीं आएगी। वो सब कुछ है बिलावल में। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। एक नारा जो गूंजता था, साडा भुट्टो आएगा लग पता जाएगा, और आज का नारा जो गूंजता है, एक जरदारी सब पे भारी। हामिद मीर साहब, ये बताइएगा कि आज बिलावल और जरदारी साहब की जो तकरीर थी, उनमें आपको भुट्टो से कोई डिस्कनेक्ट महसूस हुआ? देखिए, जो आसू जरदारी साहब हैं वो तो ये बात कर रहे थे कि जनाब मैं दोबारा जो है वादा करता हूँ कि वज़ीर आज़म दोबारा लेके आऊँगा, उसी तरह लेके आऊँगा जिस तरह के सेनेट में मेजॉरिटी ना होने के बावजूद मैं चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी का ले आया। तो इससे तो ये लगता है कि शायद उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, लेकिन शायद वो कुछ जो दीगर पार्टियां हैं, ANP है, काफ लीग है, MQM है, उनके साथ मिलकर अपना वज़ीर आज़म ले आएंगे। तो वो एक पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। जबकि जो बिलावल हैं उन्होंने थोड़ी सी जो सोशल एक्शन प्लान है नवाज शरीफ की हुकूमत का, उस पर तनकीद की, टेररिज्म के मामले पे बात की। उनकी तकरीर वो कागज़ से पढ़ के तकरीर कर रहे थे, लेकिन उनकी तकरीर जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकल थी। जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, आवाम के इश्यूज़ हैं, उस पर उन्होंने ज़्यादा बात की। जो जरदारी साहब की तकरीर थी वो पावर पॉलिटिक्स के बारे में थी। भुट्टो साहब का जिक्र तो दोनों ने किया, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी सियासी विरासत खुद जेल में बैठ कर एक ख़त के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो को मुंतकिल की थी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम जो भुट्टो साहब का ख़त है, और फिर जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी शहादत से पहले जो किताब लिखी रिकॉन्सिलिएशन, उसमें जिन नज़रियात का उन्होंने इजहार किया, अगर हम उन दोनों चीज़ों को सामने रखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नज़रियात को भी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नज़रियात को भी, तो अगर देखें तो आज जो जलसा हुआ उसमें जो तकरीरें हुई, मुझे उसमें काफ़ी डिस्कनेक्ट नज़र आता है। बताइए कि बिफोर आई मूव ऑन टू नाहिद साहब, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट हिम? क्या फिर आप आज याद दिलाना चाहेंगे जो तारीख के मीर साहब ने एक अपने आर्टिकल में लिखा, मैं हंस रही थी कि यार आज के लीडर्स जो हैं पीपल्स पार्टी के, जो जाल हैं, वो तो उनकी किताबें भी नहीं पढ़ते, उनके फलसफे को समझना दूर की बात हो, तो पैसा खर्चना समझते हैं। तो आप क्या याद दिलाना चाहेंगे उन जालों के लिए, लीडरों के लिए पीपल्स पार्टी में, जिनके लिए किताब पढ़ना दिक्कत महसूस होती है? बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, लेकिन थोड़ी सी मफरूज़ा इनका गलत है कि एज इफ टू से मीर साहब प्रोसीड कर रहे हैं इस असम्पशन पे कि ये जो जाले हैं, ये सो कॉल्ड के जो लीडरशिप है, कोई जमात इस्लामी से आई है, कोई जमीयत उलमा इस्लाम से आई है। ये मेरी बात सुन, या वट्टू साहब है या खोसा साहब है, खुदा का खौफ करें यार, इन्होंने हमें इतनी गालियाँ निकाली हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये आप ये ही इज़ बीइंग वेरी जनरस। ये मीर साहब इस किस्म के आदमी ये तो ज़्यादा इस तरह की बात नहीं करते। देखिए इन्होंने क्या करना है, ये कुछ नहीं, लेकिन ठीक है अगर ये मेन स्ट्रीम में चले जाएंगे, सिंध के इशू को, सिंध के कार्ड को प्ले करेंगे, कभी इसको उधर कर लिया, कभी उसको इधर कर लिया, तो ये होते रहेगा कारोबार। लेकिन ये कहें कि कोई रिवाइवल भुट्टो साहब का होने चला है, ये रहने दीजिए, बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी हामिद भाई। देखिए मैं बड़े अदब के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि आफ्ताब गुल साहब का गम अपनी जगह पे, दुख अपनी जगह पे, लेकिन वो बार बार बेनज़ीर भुट्टो साहब को एक एक्सीडेंटल लीडर कह रहे हैं। ये उनका राइट है, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने खुद अपनी सियासी विरासत अपनी बेटी को मुंतकिल की और फिर उस बेटी ने कैदोबंद की सूबतें भी बर्दाश्त की और जलावतनी भी इख्तियार की, पाकिस्तान वापस भी आई, उसकी स्ट्रगल का पीरियड बहुत ज़्यादा है, उसने बहुत स्ट्रगल की है। और फिर हमारे सामने उसने तमाम तरह थ्रेट्स के बावजूद अपनी जान जो है उसी बहादुरी के साथ कुर्बान कर दी पाकिस्तान पर, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की। तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आज 4 अप्रैल है और सिर्फ भुट्टो साहब के बारे में पॉजिटिव बात की जाए, तो एक बेनज़ीर भुट्टो साहब पे आपके प्रोग्राम के इब्तिदा में ही उन पर तनकीद शुरू हो गई। तो मैंने उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की और मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोई भुट्टो साहब के साथ दोस्ती नहीं है, ना ही उनके साथ आपको उनके साथ वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि आप भुट्टो साहब की तो तारीफ कर रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो को आप एक्सीडेंटल लीडर कह रहे हैं।
बेनजीर भुट्टो को आप एक्सीडेंटल लीडर कैसे कह सकते हैं जब उसको सियासी विरासत खुद जुल्फकार अली भुट्टो ने मुंतकिल की? तो आप भुट्टो साहब को गलत कह रहे हैं। वो मुगल बादशाह थे, विरासत उन्होंने देनी थी। मेरी बात, मैं आप एक मिनट, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, मेरी तरह सुन ली। अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो जला वतन में नहीं, जला वतनी में नहीं। देखिए, जला वतनी का जो कॉन्सेप्ट है सियासत के अंदर, ये एक आदमी का सिर्फ है, वो इमाम खुमैनी की। मैं आप याद रखें, वो तब तक वापस नहीं आए तेहरान के एयरपोर्ट पर जब तक मेहराबाद से शहनशाह ईरान का जहाज़ नहीं उड़ गया। बेनज़ीर साहिबा वहाँ पर आईं, उनका भाई इंतकाल कर गया, वो उसकी लाश लेकर कराची आईं, हेलीकॉप्टर पे लेकर लाश को लाड़काने ले जाया गया, वहाँ उन्होंने दफनाई, फिर वहाँ पर ला के कराची से वापस आ गई, फिर जलावतनी में आ गई। क्या हो गया यार, मेरी बात सुने। अब आप, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने पहले ही महरो कहा था कि बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। किस किस्म की जलावतनी? जलावतनी इस तरह की होती है कि आप वहाँ गई हैं, फिर आप वापस भी आई हैं, उसी दौरान है जलावतनी। वाह। चले सर, ये बीबी बैशिंग तो है नहीं ना अभी, जरा ये ठीक जो ये कह रहे हैं। हाँ, एक मुझे इजाजत दें। जिस तरह आप देख रही हैं, जिस तरह आप देख रही हैं, ये बात हुई है कि भाई वो कहते हैं एक्सीडेंटल लीडर थी, नहीं थी। विरसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा था ये मेरी पॉलिटिकल डायनेस्टी सक्सेसर होगी। तो मुझे बताइए कि क्या बीबी, आप ये हमेशा कहती हैं कि जरदारी साहब को सियासत से दूर रखना चाहती थी, शी वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट, वेरी वोकल अबाउट दैट। बीबी ने अपना पॉलिटिकल सक्सेसर जो है वो बिलावल में ही देखा था, कभी ऐसी कोई बात की थी? देखिए, अगर आप पर्सनालिटी वाइज देखें, मैं बड़ी ऑनेस्टी से आपको बात बता रही हूँ कि बीबी ने कभी ना जरदारी साहब को पॉलिटिक्स के नज़दीक लगने दिया है, ना कभी पॉलिटिकल किसी प्रोसेस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन रही है। रही बिलावल की बात, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि बिलावल बहुत छोटे थे जब बीबी की शहादत हुई, वो 18 साल के थे उस वक्त, तो उनकी स्कूल गोइंग और फिर वो कॉलेज में उनके एडमिशन हुआ था। देखिए, मैं बड़ी देर से बातें सुन रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है सारी बातें सुन के। आफ्ताब गुल साहब भाई हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, डॉक्टर मुबशर हसन है, हामिद मीर साहब हैं, बीबी खुद डॉक्टर साहब आप इंशाल्लाह बोलेंगे, क्यों नहीं? सबसे सीनियर आदमी मैं हूँ और मेरा अभी तक तुमने नाम नहीं लिया, बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारा एजेंडा ही और है मेहर, आपका एजेंडा और है, और वो एजेंडा नहीं चलेगा पाकिस्तान में। अच्छा सर, मुझे प्लीज बताइएगा बाद में, अभी ये टाइम ना वेस्ट हो कि मेरा एजेंडा क्या है। मैं 2 सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। आप पहले डॉक्टर जिनकी तारीफ कर रही हैं, आप पहले डॉक्टर कर रही हैं, जिन पर निसार होने को तैयार हैं जी, मैं वो है आपका एजेंडा, जिनका बार बार नाम ले रही हूँ मैं डॉक्टर साहब। अच्छा चलें, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। आप मेहमान हैं, आप पहले आप बात कीजिए सर। मैं क्या बात करूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी का दिन है आज, और उनकी सबसे बड़ी खिदमत वो पाकिस्तान के अवाम को जगाना है, पाकिस्तान के अवाम में सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करनी है। उन्होंने कहा एक तकरीर में, अब सिंध में कोई हारी अपने वडेरे के घुटनों को नहीं छुएगा। उन्होंने इस तरह बेशुमार बातें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। वक्त ख़त्म हो गया, काश के ज़्यादा वक्त होता। बेहतरीन बात ये बता रहे थे, क्योंकि वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ये भी कि आई वुड मच रादर बी डिस्ट्रॉयड बाय मिलिट्री देन बाय हिस्ट्री। कौन से वो लीडर्स हैं जिनको तारीख़ ख़त्म कर देती है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।